बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगेन वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज जो हमने स्टडी करना है वो नहायत ही अहमियत का हामिल टॉपिक है और आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं या आगे पढ़ेंगे, ठीक है जी, तो ये बात नोट कर लें कि ये आपकी बुनियाद बन रही है आगे जो हम आपने क्लासेस पढ़नी है FSC वगैरह, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है जी, यही चीज़ें हैं। ये लॉ ऑफ मैथ सेक्शन है, उधर फिर मार खाई होती है। जब पहले समझ नहीं आता तो फिर आगे क्या समझ आएगा। तो इंतहाई बुनियादी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा इंशाअल्लाह। दोनों को मिलाकर मैं आपको इंशाअल्लाह बताऊंगा, कोशिश करूंगा कि इंशाअल्लाह कोई कोताही ना रहे, कोई लफ्ज़, कोई सिस्टम। उससे पहले नहायत ही अहम बात जो आपको बताने वाला हूँ, एक लॉ को लिखा कैसे जाता है। ये जो हम आपको मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ये अहम तरीन टॉपिक है और पेपर में आने वाला टॉपिक है और आ चुका है कई मरतबा। तो इस टॉपिक को लॉन्ग टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है। तो इस टॉपिक को लिखना कैसे है, प्रेजेंट कैसे करना है, ये मैं आपको बताऊंगा आज। और कोई भी लॉ हो, ये नहीं है ये लॉ, ठीक है जी, कोई भी लॉ हो तो उसको लिखा कैसे जाता है। तो मैं आप इंशाल्लाह आज आपको ये चीज़ बताऊंगा, ठीक है जी। तो हम शुरू करते हैं कि पहले ये बता दूं कि लॉ को लिखा कैसे जाता है। तो पहले आप हेडिंग देंगे लॉ ऑफ मैथ सेक्शन, कोई भी लॉ हो, ठीक है जी। आप बुनियाद मर रही है आपकी आज, ठीक है जी। लॉ ऑफ मैथ सेक्शन, तो पहले ये लिखा जाता है कि उस लॉ को कब पेश किया गया, किस साइंटिस्ट ने, किस बंदे ने उस लॉ को पेश किया। उसके बाद अगर मुमकिन हो तो ये चीज़ भी उस हेडिंग के नीचे लिखना लाजमी है कि ये लॉ किस मकसद के लिए पेश किया गया, इसका मकसद क्या था, इस लॉ को पेश किस लिए किया गया, ये बात भी लिखना लाजमी होता है। हर लॉ, चाहे कुलम लॉ हो, कोई भी लॉ हो, ठीक है जी, ये नहीं करा ये लॉ हो, कोई भी लॉ हो तो पहले उसको लिखें कि पेश किसने किया। उसके बाद वो जो लॉ हमारे पास है वो किस मकसद के लिए पेश किया गया, ठीक है जी। आज मैं आपको एक प्रेजेंट करने का तरीका बता रहा हूं और बहुत ही बेस्ट तरीका, ठीक है जी, जो कोई भी नहीं बता रहा, बहुत ही ज्यादा कम है ये, जिसकी आती हर किसी को चीज है, रट हर कोई लेता है लेकिन नंबर कोई कोई लेता है, ये बात भी याद रखें। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि लिखना, चलो राइटिंग की अलग चीज़ की बात है, हालांकि किसी की राइटिंग होती है किसी की नहीं होती, लेकिन राइटिंग इतना मैटर नहीं करती जितना पेपर प्रेजेंटेशन। ये नहीं है सिर्फ राइटिंग, उसमें यही शामिल है कि हेडिंग के साथ पेपर को किस तरह प्रेजेंट किया गया, कि जो लिखने वाला है आदमी उसने क्या पेपर लिखने में मेहनत की है या नहीं की। तो मैं थोड़ा लेक्चर तो लंबा हो रहा है, लेकिन मैं आपको जरूर बता रहा हूं कि कोई भी लॉ हो पहले उसको लॉ ऑफ मैथ सेक्शन के नीचे स्टेटमेंट ना लिखें। ये बात बिल्कुल गलत है कि बिल्कुल उस हेडिंग देकर नीचे स्टेटमेंट, ये कौन सा तरीका है। आप अगर वो ही कितना था पहले स्टेटमेंट हेडिंग दे देते, उसको क्या इधर देते लॉ ऑफ मैथ सेक्शन स्टेटमेंट, ये क्या बात है। जब ये हेडिंग दी है तो उसके नीचे कुछ लिखना है, कुछ मकसद है इस हेडिंग का। उसका मकसद यही है कि पहले लॉ को पेश किसने किया, उसके बाद किस मकसद के लिए वो पेश किया गया। तो हमारे पास टू नवेरिजन केमिस्ट, ठीक है, गोल्डबर्ग एंड पीटर वेग इन 1864 में इन्होंने लॉ पेश किया, लॉ ऑफ मैथ सेक्शन, ठीक है जी। और आप, मैंने एक चीज़ यहाँ पर नहीं लिखी जानबूझकर कि इस लॉ का जो मकसद है वो आप समझ लें, ठीक है जी, क्योंकि ये हमारे पास इसकी जो अब स्टेटमेंट आ रही है उसमें भी आपको मज़ीद अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि ये लॉ हमारे पास रिलेशन पेश करता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंट एट इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट पर हमारे पास वो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग जो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है जी, तो उनकी मोलर कंसंट्रेशन हमारे पास क्या होती है एट इक्विलिब्रियम स्टेट और किस तरह होती है, रिलेशन पेश करता है। इस लॉ का ये मकसद है, लॉ ऑफ मैथ सेक्शन का। उसके बाद आप बेहतरीन किस्म की स्टेटमेंट हेडिंग दें, ठीक है जी। और आगे ये जो है ना, ये 2 कॉलम डालें इस तरह, बराए मेहरबानी ये ना, तीसरा जो होता है ये ना डालें,
ये सिर्फ उर्दू में तशरीह के लिए यूज़ किया जाता है जी। इस किस्म जब भी आप कोई हेडिंग दें तो इसके नीचे डबल कॉलन जे लगाएं, ठीक है जी। उसके बाद इसकी स्टेटमेंट के बाद अब ला की क्या लिखनी है, डेरिवेशन। स्टेटमेंट के बाद क्या लिखना है जी, डेरिवेशन, ठीक है। उसके बाद अगर कोई ला है, ऐसा है मतलब है जिसमें यूनिट्स वगैरह कोई होती हैं तो उनकी बात की जाती है, डायमेंशन वगैरह, मतलब फिजिक्स में जैसे ला होते हैं कुछ। तो इसमें जो है आप क्या केमिस्ट्री में कि पहले ला को मकसद ऊपर पेश किसने किया, स्टेटमेंट, डेरिवेशन, ठीक है जी। फिर ला को लिख के छोड़ दें, फिर कोई कहे कि ला गलत है या नंबर नहीं आते। तो ये मैंने आपको सिंपली तौर पर, बुनियादी तौर पर ला लिखने का तरीका बताया। लिख के देखें अपने वर्क पर, अपने एक नोटबुक लें, उस पर लिख के देखें ला लगता किस तरह, इस तरह लिखा हुआ ला, और जो नीचे स्टेटमेंट लिखे हो इसके नीचे वो बहुत ही बुरी लगती है। पहले उसको कुछ उसके लॉ ऑफ मैथ सेक्शन के नीचे कुछ लिखें, बहुत कमजोरी इस बात की होती है जी, ठीक है जी। उसके बाद आगे स्टेटमेंट है, मैं आपको इसको बिला तखीर शुरू करता हूं। तो स्टेटमेंट शुरू करता हूं मैं, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस, ठीक है जी। कि हमारे पास रेट ऑफ वो केमिकल रिएक्शन का, हमारे पास जो रेट होता है, स्पीड होती है जी। मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि जब रेट का लफ्ज यूज हुआ है इसका मतलब है स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसके बाद द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। जो हमारे पास सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं उनमें हमारे पास क्या है कि ये उनकी प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस, उनके प्रोडक्ट के मोलर कंसंट्रेशन की डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है इसकी स्पीड, ठीक है। अब जो ये बात भी याद रखें कि लॉ ऑफ मास एक्शन एप्लीकेबल ऑन रिवर्सिबल रिएक्शन, क्योंकि इसमें दो किस्म के रिएक्शन आ जाते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन। ये समझ लें कि ये इसने क्या किया है कि प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टिंग सब्सटेंस। अब प्रोडक्ट भी रिएक्टिंग सब्सटेंस है, प्रोडक्ट हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो तो रिएक्टिंग सब्सटेंस है, और हमारे पास प्रोडक्ट भी रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टिंग सब्सटेंस होते हैं। किस तरह जी, कि हमारे पास वो तो रिएक्टर के प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो प्रोडक्ट दोबारा हमारे पास फिर रिएक्टेंट बना रहे हैं। तो फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट हमारे पास प्रोडक्ट रिएक्टेंट की डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, ठीक है जी। और रिवर्स रिएक्शन का रेट हमारे पास किस तरह होगा कि वो प्रोडक्ट्स की डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। इसका ये मतलब है इस स्टेटमेंट का। उसके बाद जी यहां पर कुछ लफ्ज यूज हुआ है, पहले मैंने रेट को तो बता दिया है कि स्पीड होती है। उसके बाद ये जो लफ्ज यूज हुआ है मोलर कंसंट्रेशन, इसको मैं ब्रीफली आपको बता देता हूं कि मोलर कंसंट्रेशन किस तरह ये हम यूज करते हैं। सॉरी जी, और बस मोलर कंसंट्रेशन किस तरह यूज करते हैं ये मैं आपको बता देता हूं जी। मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन इसको हम क्या कहते हैं जी, एक्टिव मास, एक्टिव मास। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव सब्सटेंस मीन एक्टिव मासेस। तो अब क्या है जी, एक्टिव मास से क्या मुराद है, ये लफ्ज क्यों यूज हुआ है। मोलर कंसंट्रेशन असल में क्या होता है, ये एक्टिव मास। अब ये है कि एक मैं रिएक्शन लीजिए तुम आपके सामने कि H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, इसको बैलेंस कर लें जी, ये हमारे पास इस तरह बैलेंस हो जाएगा, ठीक है जी। अब हमारे पास एक्टिव मास मीन क्या मुराद होता है। एक्टिव मास मीन हमारे पास ये मुराद है कि जितना मास हमारे पास उस रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है, द मास ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस वी टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। एक्टिव मास मीन कि हमारे पास यहाँ पे इसका 2 मोल है, इसका 1 मोल है। जो किस तरह है हमारे पास एक्टिव मास हमारे पास जो होता है वो असल में जो मास केमिकल रिएक्शन में सब्सटेंस का इन्वॉल्व कर रहा होता है, हिस्सा ले रहा होता है, उसको हम क्या कहते हैं जी, एक्टिव मास और मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है जी। और इसको हम इनडाइल्यूट, इसको हम किस में शो करते हैं, हम इसको शो करते हैं, इसमें हम मेजर करते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये बात भी याद रखें, मोल पर डेसीमीटर क्यूब एक्टिव मास को हम
मेजर करते हैं किस में, हम करते हैं जी मोल पर डेसीमीटर क्यूब। उसके बाद एक लफ्ज़ और यूज़ हुआ है जी डाइल्यूट सोल्यूशन इस लॉ ऑफ मास एक्शन में, ठीक है जी। इन डाइल्यूट सोल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड, ये हमारे पास यूज़ हुआ है फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है जी। इसको हम डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए क्या करते हैं जी, टर्म ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है जी। इसको हम यूज कर, इसका क्या मकसद है, डाइल्यूट सोल्यूशन समझ लें क्या होती है, जिसमें हमारे पास सॉल्यूट का जो होता है मैस ज़्यादा होता है एज सॉल्वेंट, हमारे पास सॉल्यूट ज़्यादा होता है सॉल्वेंट से, उसको हम क्या कहते हैं जी, हमारे पास डाइल्यूट सोल्यूशन है, ठीक है जी। जैसे हमारे पास वाटर है, उसको हम उसमें हम नमक डालते हैं, और सॉल्यूट हमारे पास जो मतलब है नमक है वो बहुत कम स्मॉल हमारे पास उसमें हो, तो ग्राम हमारे पास मतलब है उसके 2 ग्राम है, उसके 3 लीटर है, ये मतलब है पूरे उसका 100 लीटर है वाटर का, तो ये हमारे पास क्या सोल्यूशन बन गई, जिसमें हमारे पास सॉल्यूट बहुत कम हो एज ए सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की निस्बत हमारे पास सॉल्यूट बहुत कम होता है, उसको हम क्या कहते हैं जी डाइल्यूट सोल्यूशन। और इज एक्सप्रेस्ड इन डाइल्यूट सोल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसको हम क्या करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में शो करते हैं एक्टिव मास को, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं जी इसकी डेरिवेशन, उसके बाद हम डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है जी, ये करेंगे। तो आप सिंपली जब पेपर में प्रेजेंट करेंगे तो उसकी डेरिवेशन की हेडिंग देंगे, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे कि कंसीडर हमारे पास रिएक्टेंट्स ए प्लस ए बी रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट सी एंड डी इन रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है जी। उसके बाद इधर कुछ टर्म मैंने ब्रैकेट्स में आपको शो किए, आप भी शो करेंगे, आप बाकायदा लिख दें तो बेहतर है कि एक्टिव मास और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, एक्टिव मास एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी, एक्टिव मास एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सी, एक्टिव मास एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डी, इस तरह लिख दें। या मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर शो कर दिया है कि हमारे पास ये जो हमने लिखा है कि एक्टिव मास और मोलर कंसंट्रेशन जो मतलब है टेक पार्ट कर रहा है, वो कह देता है कभी कभी कि डिफाइन एक्टिव मास इन शॉर्ट क्वेश्चन दे देता है, या किसी मतलब जुज बना देता है शॉर्ट क्वेश्चन की या लॉन्ग क्वेश्चन की, तो आप लिख सकते हैं द मास विल टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। हमारे पास जो सब्सटेंस का जितना मास केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहा है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं एक्टिव मास, ठीक है जी। तो अब क्या है जी, अब हम इसकी डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब मैंने आपको बताया है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है जी, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है। तो इसमें 2 किस्म के रिएक्शन होते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन। तो RF रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रिएक्टेंट प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट सब्सटेंस रिएक्टेंट्स ए एंड बी, ठीक है जी। अब हमारे पास जो हम इधर RF कांस्टेंट, क्योंकि हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करने के लिए हम क्या लगाते हैं कांस्टेंट और इक्वल का साइन निशान, ठीक है जी। उसके बाद कांस्टेंट, और हम इसको इधर कांस्टेंट जो हम यूज़ करते हैं हमारे पास क्या है जी KF, ठीक है जी, कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है जी। उसके बाद हम रिवर्स रिएक्शन और के लिए हम शो कर देते हैं C एंड D, ठीक है जी। तो और हमारे पास क्या रेट और रिवर्स रिएक्शन, तो ये हमारे पास इस तरह हम कांस्टेंट शो करेंगे, और ये हमारे पास क्या है जी, इधर जो हमारा कांस्टेंट यूज़ होगा वो क्या है जी, ये हमारे पास रेट और रिवर्स रिएक्शन, क्योंकि हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन में ये बात फिर हमें थोड़ा उलझा देती है कि यहाँ पर 2 हम ले रहे हैं, तो उसने क्या है रिएक्टेंट सब्सटेंस, तो रिएक्टेंट तो हम कहते हैं रिएक्टेंट है जी, नहीं जी, रिवर्सिबल रिएक्शन में दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट फिर हमारे पास रिएक्टेंट बना रहे हैं, तो हम दोनों का रेट लिखेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड लिखेंगे और रेट ऑफ रिवर्स, क्योंकि 2 किस्म के रिएक्शन हो रहे हैं हमारे पास। अगर इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हम बात करता लॉ ऑफ मास एक्शन, तो हम क्या कहते हैं सिर्फ रिएक्टेंट की बात करते, तो हम यहाँ पर रिएक्टेंट की बात नहीं करेंगे बल्कि दोनों की बात करेंगे। और हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे K और C और D, ठीक है जी। ये हमारे पास C एंड D रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है जी, ये हमारे पास प्रोडक्ट है। उसके बाद
ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जब डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव होता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो हम इसको कंपेयर कर देते हैं, और इज इक्वल टू और एफ। ठीक है जी, यहाँ पर थोड़ी प्लेस कम है तो मैं यहाँ पर आगे लिख रहा हूँ इसके के आर इज इक्वल टू सी डी इंटू इज इक्वल टू के एफ ए बी। इसके आगे जब हम डेरिवेशन करेंगे उसकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम डेरिवेशन करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, तो उसमें हम इसकी बात कर लेंगे कि हमारे पास ये इस जगह तक हम लिखेंगे उसमें लॉ ऑफ मास एक्शन। अगर वो कह देता है कि लॉ डिस्क्राइब एक्सप्लेन लॉ ऑफ मास एक्शन एंड आल्सो डिराइव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो फिर हम उसको कांस्टेंट को हमें ड्राइव करना होगा। तो वह इंशाल्लाह मैं अगले लेक्चर में फिर आपको बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पर फिर लेक्चर बहुत लॉन्ग हो गया है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन हो तो बिला तखीर बिला आप हमारे जिसकी हम पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में इंशाल्लाह।